अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS403 की मिड टर्म प्रिपरेशंस के साथ हाजिर हैं और आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रेलिवेंट मिड टर्म के जो MCQs हैं, जो पास पेपर से आए हैं या जो आपके क्विज़ेस में आए हैं, तो उन्हें हम जो है सॉल्व करेंगे एक तो, और साथ में जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें भी अच्छे से कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अपने अंत तक देखनी है, काफ़ी फ़ायदा होने वाले है। न्यू व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। तो सबसे पहला हमारा जो क्विज़ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है क्या होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में या किसी भी एक, आप यूँ समझें, तीन जगहें हैं और किसी एक जगह आप तब्दीली करते हैं ना, तो बाकी दो जगह जो हैं उस तब्दीली की वजह से बाकी जो दो जगह हैं उन पे कोई जो है ना असर जो है ना वो ख़ास ना पड़े। ठीक है, तो इस ये जो क्वालिटी है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये इसे ये कहलाती है डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो कौन सा जो आर्किटेक्चर है जो हमें प्रोवाइड करता है, तो 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो हमें डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। आपके हैंडआउट से मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। डेटा इंडिपेंडेंस इज अ मेजर फीचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर। ओके जी, नेक्स्ट है आपका सवाल। ए डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइंड टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस सिस्टम का जो मकसद है वो क्या होता है? एक तो लॉजिकल बात भी है और हमें पता भी होना चाहिए कि काफ़ी यूज़र्स जो है वो उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उन्हें जो है उस डेटाबेस सिस्टम में मिल जाती है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट जो है ना मल्टीपल यूज़र से रेलिवेंट है। नेक्स्ट है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चेक कंस्ट्रेंट्स। चेक कंस्ट्रेंट जो है ना वो हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में एक फील्ड है, फॉर एग्जांपल एज की फील्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र जो है यहाँ पे डेटा एंटर कर सकता है इस फील्ड के अंदर, लेकिन आप लिमिटेशंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब इन पर्सनस होते हैं उनकी उम्र 18 साल से अब होती है। ठीक है, और 60 साल की उम्र में वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 से 16 का ना हम चेक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई यूज़र 17 या कोई यूज़र 62 इंटर कर लेता है ना गलती से भी, तो वो चेक कॉन्स्टेंट उसे इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिमिट द वैल्यूज़ दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आपके हैंडआउट से भी मैं आपको ये वेरीफाई में करवा देता हूँ, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जो डोमेन की जो रेंज होती है ना उसे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेक कॉन्स्ट्रेंट। ओके जी, नेक्स्ट है, ईच कंपोनेंट ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म्स डैश फंक्शंस। तो जो हर कंपोनेंट होता है वो अपना काम कर रहा होता है और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो काम कर रहे होते हैं, सॉरी, हर कंपोनेंट डिफरेंट काम कर रहा होता है, उसका अपना रोल होता है। ठीक है, और वो तमाम छोटे जो सब सिस्टम्स हैं वो मिल के जो है एक पूरा DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बनाते हैं। जी नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी आर स्पेसिफाइड अबाउट रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स में ना 4 किस्म की जो कार्डिनलिटीज़ हैं वो होती हैं और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपके ये सब्जेक्टिव से रेलिवेंट भी आपको क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंड आउट से। एक तो होती है 1-to-1 मैपिंग। ठीक है, उसके बाद होती है मैनी टू वन मैपिंग। थर्ड नंबर पे होती है 1-to-मैनी मैपिंग और सबसे लास्ट में है मैनी टू मैनी मैपिंग। डिटेल में इन्हें आपने इसे खुद रीड कर लेना है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर में ना आपका जो सबसे पहला जो लेवल जो होता है, जो बिल्कुल यानी आपकी डिस्क जो होती है कंप्यूटर की, जिस पे डेटाबेस पड़ा हुआ होता है ना, उसके बिल्कुल ऊपर जो है ना आपकी जो लेयर होती है ना वो होती है आपकी इंटरनल लेयर।
ठीक है, इंटरनल लेवल होता है, सॉरी। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कंसेप्चुअल लेवल, और सबसे एंड में जो यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो जो यहाँ पे हिस्सा नहीं होता है इसका ना, वो है फिजिकल लेवल। ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे डेटा की, लेकिन फिजिकल लेवल टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आपके सामने पिक्चर है, लेवल्स आपके सामने, आप उसको देख लें। ये जो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिकली ये डेटाबेस है जहाँ पे जो है ना चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और वहाँ से एक्सेस करनी होती हैं। सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऐसा होता है, जो आपका जो रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, उसमें एक टेबल होता है, उसके अंदर रोज़ होती हैं जो रिकॉर्ड कहलाती हैं। ठीक है, और कॉलम्स होती हैं वो एट्रीब्यूट्स होती हैं उस टेबल की। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेबल्स का हम आपस में रिलेशन बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ द टेबल टू कंस्ट्रक्ट आवर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेंटिक मॉडल इज यूज्ड फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल डेटा डिज़ाइन। जो अहम चीज़ है उसमें ये है। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन ना, वो देखिए मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कंसेप्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और फिजिकल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्चुअल है ना, उसमें अगर हम उसको आप यहाँ पे रीड करें, तो ये जो डिज़ाइन होता है, इसे हम सिमेंटिक डेटा मॉडल को यूज़ करते हुए जो है ना क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और फॉर एग्जांपल, फॉर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस वी कैन यूज़ एंड वी डू यूज़ द ईआर डेटा मॉडल। तो हम यहाँ पे कौन सा डेटा मॉडल यूज़ करेंगे? ईआर डेटा मॉडल यूज़ करेंगे। सो ईआर यानी एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। इसमें वही टेबल्स वगैरह यूज़ होते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी, ठीक है, दैट कैन और मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। तो ये जो ताल्लुक होता है ना, ऊपर हम इसको देख भी हैं, कार्डिनैलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्डिनैलिटी की टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, 1 to 1 में ये होता है कि एक जो एंटिटी है उसका एक ही इंस्टेंस जो है वो दूसरे एंटिटी की एक ही इंस्टेंस पे जो है ना मैप कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह 1 to many का होता है एक से ज़्यादा की तरफ। many to 1 का मतलब होता है बहुत सारों की तरफ से, यानी मैनी की तरफ से वन की तरफ। और many to many होता है काफ़ी सारी जो इंस्टेंसेस हैं वो काफ़ी दूसरी एंटिटी की भी काफ़ी सारी इंस्टेंसेस के साथ जो है ना क्या हो रहा होता है, मैप हो रहा होता है और उनका रिलेशन बना रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने डिटेल में उसको पढ़ लेना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कार्डिनैलिटी कांस्टेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, आप इसको देख लें। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके जी, नेक्स्ट, द डेटाबेस सिस्टम डील्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम जो है वो को बहुत सारे पुराने डेटा या काफ़ी जो है ना ज़्यादा जो है ना अमाउंट के डेटा होते हैं। ठीक है, उनके साथ डील कर रहा होता है हमारा डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जितना ही डेटाबेस सिस्टम पुराना होता जाता है ना, वैसे वैसे वो हैवियर होता जाता है, उसमें जो है वो पॉपुलेटेड होता जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है डेटाबेस सिस्टम की ना, इससे हम नाम देते हैं स्केलेबिलिटी का। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम टू डील विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये आपको मैं आपको करवा भी देता हूँ, आपके हैंड आउट से ये लिखा हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी में जो है ना लिखा हुआ है कि हाउ डज द डेटाबेस कोप विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ओके जो नेक्स्ट जो हमारा क्विज़ है ना, बहुत अहम है, कंसेप्ट बहुत अहम है। इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है। आपके सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ से आपके पेपर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपके इल्म में होनी चाहिए ये चीज़ें कि जो कीज़ हैं ना जो यूज़ होती हैं डेटाबेस सिस्टम में, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक की दी हुई आपको CNIC और नेम, इसमें 1 CNIC एक और नेम, दो इसमें एट्रीब्यूट्स जो है ना शामिल है। ठीक है, यानी दो एट्रीब्यूट्स को कलेक्टिवली मिला के एक की बनाया गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरा कहता है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिस्क्राइब द की मोस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो कलेक्टिवली दो एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की बनाई गई है, तो इसे क्या कहते हैं? ये जो डेफिनेशन जो मीट करती है, ये मीट करती है सुपर की को। ठीक है,
तो जो ये जो गिवन की है ये एक सुपर की है, सही है। यहाँ पे भी सुपर की दिया हुआ है, इज़ अ नॉट सुपर की, ये गलत है, इज़ अ सुपर की, ये 3 दिए हुए हैं। दूसरी बात इसमें अब हम जो सेकंड ऑप्शन है वो चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सुपर की के तो ये डेफिनेशन आ गई आपकी कि द अ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स विच टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एन एंटिटी इंस्टेंस इन द एंटिटी सेट। ठीक हो गया, ये तो पहली डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब पहले ऑप्शन में ये कहता है कि ये एक सुपर की भी है और एक ऑल्टरनेटिव की भी है। ऑल्टरनेटिव की जो है अल्टरनेट की क्या होती है? अल्टरनेट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मुतबादिल, यानी जो ऐसी की जो हमने सेलेक्ट की हुई हो लेकिन वो प्राइमरी की ना हो, ठीक है। प्राइमरी की वो की होती है किसी भी टेबल की जो यूनिक होती है, ठीक है। हर रिकॉर्ड के साथ जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो ऑल्टरनेट की है उसमें भी ये खासियत होती है कि वो डुप्लीकेट नहीं होती, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होती, सही है। तो ये सुपर की जो है यहाँ पे, चूँकि ये 2 एट्रीब्यूट्स का मजमूआ है, ठीक है, कलेक्टिवली, तो ये ऑल्टरनेट की नहीं हो सकती यहाँ पे। ये जो पहला ऑप्शन है गलत है। दूसरा जो है ये है कि ये एक सुपर की है और कैंडिडेट की नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट की है, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है। इन दोनों में से एक हमारा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये एक कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये क्यों कैंडिडेट की नहीं है? कैंडिडेट की वो ऐसी की होती है, आपको मैं इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। अ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की, और द मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की। सुपर की ऐसी सुपर की जिसका कोई सबसेट ना बने। अब देखिए ये जो सुपर की आपको दी हुई है CNIC नेम, इसका सबसेट बन सकता है। क्या बन सकता है? या तो CNIC बन जाएगा या नेम बन जाएगा। इसके 2 सबसेट बन रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। मैंने ज़्यादा टाइम इसको स्पेशली लिया है कि आपको जो कीज़ की इम्पोर्टेंस है उस का मैं अंदाज़ा करा सकूं, और जो जितनी भी कीज़ हैं आप इसको थॉरली पढ़ें, आई रिकमेंड यू, ताकि आपको जो डिफरेंस है इन टोटल 6 कीज़ में आपको पता चल जाए। तो कीज़ जो है यहाँ पे 6 यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जो टाइप्स हैं कीज़ की वो 6 हैं, और इन 6 की 6 में आपको फ़र्क पता होना चाहिए जी। तो नेक्स्ट है डेटाबेस की डेफिनेशन है। डेटाबेस इज़ अ कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहले में इंफॉर्मेशन आएगा और फिर डेटा। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 7 आप पढ़ ले। ये यहाँ से आपका जो MCQ है या क्विज है यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट भी आपका जो सवाल है वो डेटाबेस की डेफिनेशन से रेलिवेंट ही है, उसकी सर्विसेज से रेलिवेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि विच फीचर ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड्स कन्वर्जन फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट इंश्योरिंग मिनिमम डेटा लॉस। ये पॉइंट जो मैंने राउंड किया ये बहुत अहम है। देखें, जब आपने अक्सर सुना होगा जी डेटाबेस क्रैश हो गया, ठीक है, या ख़राब हो गया, ठीक है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि डेटाबेस जो है ना वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। ऐसी स्टेट में चला जाता है कि जिससे वो आगे दोबारा मूव नहीं कर सकता, सही है। उसमें कोई ख़राबी आ जाती है। तो जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उस वक्त जो सर्विस डेटाबेस की है जो हमें वो प्रोवाइड करता है वो ये होता है कि जो उसकी लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट थी ना तो वो हमें एटलीस्ट वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ये इसकी रिकवरी सर्विस है। उसका फ़ायदा ये होता है कि लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट पे पहुंच के हम जो है काफ़ी बड़े डेटा लॉस के जो चांसेस होते हैं उससे बच जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो डेटा में चेंजिंग आई होती है तो मिनिमम जो डेटा लॉस है हमें वो देखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन हम किसी ऑफिस का डेटाबेस है और उस ऑफिस के डेटाबेस का जो है ना बैकअप रख लिया गया, और अगले दिन जाते साथ ही जैसे ही 1 घंटा काम हुआ तो उसके डेटाबेस जो है क्रैश कर गया। जैसे ही वो डेटाबेस क्रैश कर गया ना तो जो लास्ट पिछले दिन का जो काम हुआ पड़ा था तो
तो वहाँ तक जो कंसिस्टेंट स्टेट थी वहाँ तक डेटाबेस जो रिकवरी सर्विस जो है हमें ले जाएगी, ठीक है। जो 1 घंटे का सिर्फ काम हुआ है वो ज़ाया होगा, बाकी जो पिछले काफ़ी अरसे से डेटाबेस पे काम हो रहा है वो महफूज रहेगा, वो ज़ाया नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। ये डेटा की डेफिनेशन है। डेटा इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम। तो इसमें अगर आप देखें जो ये सामने आपकी डेफिनेशन है, तो उसकी सबसे जो अहम चीज़ है जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ना, वो है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसेस, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हम जो एक सिंगल प्रोसेस होता है ना, उससे या उस सिंगल सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द सिंगल सिस्टम। सही हो गया जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है जी, रिपीट और ईच कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस परफॉर्म्स, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म डैश फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट है जी, ये भी हम कर चुके थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब चले आ ही गया है। इन ए 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर द डैश लेवल इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूज़र। तो जो एक्सटर्नल लेवल होता है ना, वो बेसिकली यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मैं आप यहाँ पे आपको ढूंढ के भी दिखा देता हूँ। जो 3 लेवल डायग्राम है ना, और उसकी पिक्चर यहाँ पे थी। ये देखें, जो एक्सटर्नल लेवल है ना, वो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र एन, जितने भी यूज़र होंगे, तो वो सारे एक्सटर्नल लेवल पे उनको मुख्तलिफ व्यूज़ दिखाए गए होंगे। जो यूज़र जैसा व्यू चाहता है हम उसे वैसा दिखाते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल यानी पहले जिस तरह फाइल को जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाता था ना, ठीक है। आपको पता है ये बिजनेसेस में पहले किस तरह फाइल को ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। मैनुअल फाइल सिस्टम होता था, ठीक है। फाइलों को जो है ना रिकॉर्ड किया जाता था फिज़िकली, ठीक है। तो उसका जो सबसे अहम या जो एडवांटेज था वो क्या था, जैसे कि आपके सामने लिखा है कि सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। सिंप्लिसिटी वाज दी ओनली, या आप कह सकते हैं कि बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है कंसेप्चुअल डेटा डिज़ाइन। ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं, ये दूसरे तरीके से पूछ रहा है, पहले इसने किसी और तरीके से पूछा था। तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम सिमेंटिक डेटा मॉडल को यूज़ करते हुए, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि हम इसमें ग्राफिकल के बारे में पढ़ा था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना हम ER जो है वो डायग्राम जो है ना यूज़ करते हैं। सिमेंटिक डेटा मॉडल 2 टाइप के होते हैं ना, एक ER होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये हम ER को यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है जी, एंटिटी रिलेशनशिप को। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एन इंस्टेंस इज। इंस्टेंस जो होता है ना, वो किसी भी एंटिटी का, एक खास एंटिटी का, एक किसी भी एंटिटी का कोई पार्टिकुलर अकरेंस आप कह सकते हैं वो होता है, ठीक है। यानी आप यूँ समझे कि आप की एक स्टैम्प बन गई, ठीक है। अब आप जो ठप्पे लगा रहे हैं स्टैम्प से वो आपके इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। और जो ठप्पे जो जिस चीज़ से ठप्पा लगा रहे हैं वो एंटिटी है, ठीक है। तो किसी भी एक एंटिटी के उसका पार्टिकुलर अकरेंस कहीं भी होगी ना, तो वो उसका इंस्टेंस कहलाएगा। सही है जी। ओके जी, अब हमारे पास है आ गया इन एन एम्प्लॉय एंटिटी। एम्प्लॉय की एंटिटी में एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट विल वर्क एज अ प्राइमरी की। तो कौन से ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिक होता है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, हमने वो देखना है। सैलरी 2 लोग एक जैसी भी ले सकते हैं, विच इज़ नॉट यूनिक। एड्रेस 2 बंदे एक जगह भी रह सकते हैं, नॉट यूनिक। जिप कोड दोनों एक जगह रह सकते हैं, नॉट यूनिक। तो जो यूनिक चीज़ होती है वो होती है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी विल बी द primary key of the employee entity. Okay, the next है जी, which of the following tool is used to graphically represent the components and design of the system। तो वो होते हैं जी DFD, ठीक है। DFD से आपको पता है क्या बनता है, इन्हें कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम। Okay, the next है, which of the following provide us the facility to add properties of one entity to another entity automatically। जी, ये जो काम है ना इनहेरिटेंस में होता है। इनहेरिटेंस वैसे आप इसका मतलब लें तो ये विरसा वगैरह आता है ना, तो ये है भी वैसी यही चीज़। फॉर एग्जांपल आपकी एक एंटिटी है व्हीकल, ठीक है, ठीक हो गया। अब व्हीकल की काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार में भी होती हैं, सही है। इसके अलावा ट्रक में भी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी और चीज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप
वैन कर दें, ठीक है। ये तो इनमें जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ व्हीकल की होंगी ना, वो सारी इनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। और ये कैसे हो सकता है, जब हम इन तीनों को इनहेरिट करें व्हीकल से, ठीक है। तो व्हीकल की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट कर लेंगे ये, और बाकी अपनी कोई अगर इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये वो क्या कर सकते हैं, उन्हें रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कार में फॉर एग्जांपल जो है ना 4 बंदे बैठ सकते हैं, ट्रक जो है वो भारी सामान लादने के काम आता है, वैन में बंदों के बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं इन तीनों में ना, लेकिन व्हीकल में जो कॉमन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप पहिए कर लें, ठीक है, तो इंजन कर लें, तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या है, इन कॉमन है, सही है। ओके जी, which is the following tools used to graphically represent the components? ये रिपीट हो गया, DFD was the correct option, हम पहले कर चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ गया, सपोज अ रिलेशन हैज़ 5 कॉलम्स। अच्छा, 5 इसमें कॉलम है, बात आपने याद रखनी है, 10 रोज, और रोज कितनी है, 10 है, ठीक है। तो इस जो रिलेशन है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, जो रिलेशन कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन से मतलब ये है कि उस रिलेशन के अंदर रोज कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन दी रिलेशन विल बी कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि रोज 10 है तो ये 10 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आपको आपके हैंड आउट से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन ब्लू कलर में हाईलाइट मैंने कर दी हुई है, सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू डिजाइन कंसेप्चुअल डेटाबेस। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए ना सारे, ये बेसिकली डेटा ये क्या है जी, आपके डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको दिए हुए डेटा मॉडल्स हैं, तो ये जैसे कि लिखा हुआ है कि कंसेप्चुअल डेटाबेस इज़ फ्री ऑफ एनी डेटा मॉडल, तो दिस मॉडल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टूल, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, सही हो गया जी। तो ये डेटा मॉडल की मैंने बात की, इससे ऊपर हम लोग एक एआर डायग्राम देख चुके थे, तो वो एक अलग चीज़ थी, वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना था डिज़ाइन को अपने, ठीक है। वो आप दोबारा इसको स्टडी कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट हॉबी, ठीक है, कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज इन ERD। सो ERD से आपको पता है ना क्या बनता है। अच्छा, जिन्हें पता है वो कमेंट करके बता दीजिए, सही है। अच्छा, तो हॉबी जो है वो क्या होगा, तो हॉबी इज़ अ डैश एट्रीब्यूट, क्योंकि हॉबी में एक से ज़्यादा हम वैल्यूज इंटर कर सकते हैं ना, तो हॉबी जो है विल बी द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये 3 हॉबीज़ जो मेरी हैं, ये मेरी जो हॉबी के एट्रीब्यूट है उसमें एंटर हो जाएंगी। लेकिन चूंकि तीनों अलग अलग हैं तो उसके लिए मल्टी वैल्यूड जो है एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट है, डैश आर दोज लैंग्वेजेस इन विच व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ऑन द डेटाबेस इज रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, आपके यहाँ पे ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन है ये वाली, ये मैं आपको आपके हैंड आउट से वेरीफाई करवा देता हूँ। दो दीज आर दोज लैंग्वेजेस इन विच व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ऑन द डेटाबेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इट मीन्स वट एवर ऑपरेशन इज टू बी डन ऑन द डेटाबेस दैट हैज़ टू बी टोल्ड दैट हाउ टू परफॉर्म, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज में सारा बताना पड़ता है हमने डेटाबेस को, सही है। ओके जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल, विच इज द नल कंस्ट्रेंट। ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वेरीफाई करवाता हूँ। नल कंस्ट्रेंट जो है इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल और एन एट्रीब्यूट मोर प्रिसाइसली। ओके जी, नेक्स्ट है, रिलेशनल डेटा मॉडल, द डैश ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना वो डिग्री कहलाते हैं रिलेशन की, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से वेरीफाई करवा देता हूँ, डिग्री ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रिलेशन, ठीक है। तो ये जो नीचे टेबल आपको दिया हुआ है ना, टेबल स्टूडेंट, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपको स्टूडेंट का, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 4, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 कॉलम है, ठीक है। ओके जी, ने घुमा फिरा के वही बात दोबारा पूछ रहे हैं, ठीक है, गौर से देखना है। इन द रिलेशनल मॉडल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो उन्हें हमें पता है ना क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं नंबर ऑफ टुपल्स, तो नंबर ऑफ टुपल्स जो होते हैं रिकॉर्ड को कहते हैं या रो को कहते हैं, ठीक है, रो को कहते हैं। और नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं रिलेशन की, ठीक ठीक हो गया जी। सो दे आर टर्म्ड एज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो पहले क्या है, डिग्री,
यहाँ पे आएगा डिग्री और फिर यहाँ दूसरे पे क्या आएगा, कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो डिग्री एंड कार्डिनैलिटी देखते हैं। यहाँ पे डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ये दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्विज है जी, बस ये आपने इसको याद रखना है। ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन लाइक कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इज अवर डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, बस इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक जुमला है, उठाया गया है आपकी हैंडआउट से। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन लाइक कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज अवर डेटाबेस डिज़ाइन। तो इसकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। बेसिकली क्या ये रहा है कि इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा दैट वी नीड टू स्टोर द फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वी आर डेवलपिंग दिस सिस्टम। तो हम जो सिस्टम बना रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है ना, इसे जो है ना हम यूज़ करते हैं आगे अपने जो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अपने डेटाबेस को। तो इनमें जो कॉमन जो डिफरेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं, कुछ 6 है मेरे ख्याल से। तो ये आपने देख लेना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है जी, एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज अ फॉरेन की। एक रिलेशन है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, वो फॉरेन की होगा इफ द डैश की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। तो कौन सी की यूज़ करें अगर हम एक रिलेशन में, ठीक है, एज एन एट्रीब्यूट किसी दूसरे की कौन सी ऐसी की यूज़ करें तो वो फॉरेन बन जाती है, तो वो प्राइमरी की होती है। ठीक है, किसी भी रिलेशन की प्राइमरी की अगर हम किसी दूसरे रिलेशन में यूज़ करें एज यानी उनमें एक ताल्लुक़ काम करने के लिए, तो वो उस दूसरे रिलेशन में ना वो प्राइमरी की फॉरेन की के नाम से कहलाएगी। सही है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, इन द बेसिक पर्पस ऑफ डायमंड इन ईयर डायग्राम। ईयर डायग्राम में जो डायमंड होता है ना इस शेप का, ठीक है, ये हम क्यों बनाते हैं, तो ये बेसिकली रिलेशन को जो है ना हम शो करने के लिए बनाते हैं। सही है, तो इसके अंदर हम जो है ना रिलेशन की डिटेल भी यहाँ पे लिख देते हैं। सही है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आपके हैंड आउट से। तो ये शोन एज अ डायमंड और ये एक रिलेशनशिप आपको दिखाया जा रहा है। डिपार्टमेंट और फैकल्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हायर्स है, कि डिपार्टमेंट हायर करती है फैकल्टी को। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप दरमियान में है वो डायमंड में बताया गया। Okay, next is dash are those attributes that are combination of two or more than two attributes। दो या दो से ज़्यादा attributes, ठीक है, वो जोड़ के जो attribute बनाया जाता है ना उसे कहते हैं composite attribute। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट की ना दो टाइप होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, दो होती हैं, ये आपने याद रखना है। कौन कौन सी होती हैं जी, एक होती है टोटल कंप्लीटनेस और एक होती है पार्शियल कंप्लीटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कंप्लीटनेस तो नहीं दी हुई ना कहीं भी, और पार्शियल को ढूंढ लेते हैं। पार्शियल हमें ये दी हुई है, तो पार्शियल कंप्लीटनेस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके हैंड आउट से मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ, ये आप देख लें। कंप्लीटनेस कांस्टेंट में दो टाइप्स आपको बताई गई हैं, एक पार्शियल है और एक टोटल कंप्लीटनेस है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, द एट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक एट्रीब्यूट का नाम है, और ये हम कैसे जो है अगर हम एक डेटाबेस बनाए तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो है ना उसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी जो सर्विस है उसका एक्सपीरियंस हम कैसे काउंट करते हैं कि जो टू डे यानी जो आज की डेट है उसमें से हम माइनस करते हैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना उसकी जो है ना एक्सपीरियंस हम उसका जो है ना क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सही है, अब आगे चलते हैं। द एक्सपीरियंस इज अ डैश एट्रीब्यूट। तो इस सिनेरियो में एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस को हमने कैलकुलेट किया है किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए, तो इसीलिए एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे कहलाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, ये डिराइव्ड की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले से हमारे पास मौजूद है ना वो स्टोर्ड है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। ओके जी, ये रिपीट हो रहा है एट्रीब्यूट ऑफ हॉबी, इसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो ये मल्टी वैल्यूड कहलाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है इन रिलेशनल डेटा मॉडल आर रिकॉर्ड
और एन एंटिटी इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन रिलेशन। तो कॉलम इसका रॉन्ग आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन है रो। ठीक है, तो जो रो होता है ना बेसिकली वो रिकॉर्ड को जो है ना क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कॉलम जो होता है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एट्रीब्यूट को। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास रिलेशन रिलेटेड मॉडल में फर्स्ट करें एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी है और उसका नेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉलम हो गए ना, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे ही यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आएगा फॉर एग्जांपल 10000112, ये कोई एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे नाम आ जाएगा वी यू। ठीक है, तो वी यू, ये जो पहली जो ये जो रो आ गई ना नंबर 1 रो, ये बेसिकली रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है वो किस में शो होता है जी, रो में शो होता है। ओके जी, नेक्स्ट है इन योर ओपिनियन वाई रिलेशनल डेटाबेस इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल। रिलेशनल डेटाबेस क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि रिलेशनल में हम टेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपको पता ही है। ठीक है, तो टेबल्स को यूज़ करते हुए ना हम जो सबसे अहम काम कर सकते हैं वो है कि डिपेंडेंसीज जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं और उनकी बेस पे हम रिलेशन कायम करते हैं ताकि हम रिडंडेंसी जो है उसे क्या करें, कम कर सकें और इफ़ेक्टिवली काम करें, ताकि हमारा जो एक जगह पे स्टोर डेटा है ना हम उसको जो है कहीं दूसरी जगह पे जो है ना क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। और इसको आई गेस कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं शायद। ठीक है, आपके हैंडआउट्स में है। तो ड्यू टू इट्स डिपेंडेंसीज इज़ अ पॉपुलर। ठीक है, वाइडली। ओके, नेक्स्ट में रिलेशन डेटा मॉडल, द डैश ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स, डिग्री आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री, नंबर ऑफ रोज कार्डिनलिटी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट है जी, डैश एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की दैट इज पार्शियली और टोटली डिराइव्ड, अच्छा, फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी इन द रिलेशनशिप। यानी आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जिसकी जो प्राइमरी की है वो किसी और एंटिटी को जो है ना वहाँ से ड्राइव की हुई हो, वहाँ से हमने ली हुई हो, ठीक है, मांगी हुई हो। जब तक पेरेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो तब तक जो है ना वो जो एंटिटी खुद है ना वो क्या हो जाएगी, उस पर डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, जब तक पेरेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे भी आप रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। तो ये जो रिलेशन है, ये जो एंटिटी कहलाएगी ना वो वीक कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरा उसका दारोमदार जो है वो अपनी पेरेंट एंटिटी पे है। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, फर्ज करें एक कंपनी में व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो एम्प्लॉय यूज़ करते हैं। सही है, अब यहाँ पे फर्ज करें एक एम्प्लॉय है नंबर 1, एक है 2 और एक है 3। ठीक है, 1 के पास भी कार है, 2 के पास भी है, 3 के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो प्राइमरी की यूज़ करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और यहाँ पे कार की डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पे कार है, यहाँ पे वैन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 3 का रिकॉर्ड हम इंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे उसके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जब तक, या यूँ समझें कि तीसरा रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं, तो तीसरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा तो इस हमारे पास एंटिटी में ना हम तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे अ, इसके नाम पे या इस एम्प्लॉय नंबर के नेम पे हम नहीं इंटर कर सकते क्योंकि वो इस एंटिटी पे डिपेंडेंट है, ये इसकी पेरेंट एंटिटी है। तो इस वजह से जो है ना ये एक वीक एंटिटी कहलाएगी, व्हीकल वाली। नेक्स्ट जी बहुत आसान है, लेवल ऑफ डेटा एट विच एंटिटीज और ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट इन रियलिटी इज कॉल्ड द रियल वर्ल्ड डेटा। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड डेटा की जो है ना डेफिनेशन है। ठीक है, वो तमाम एंटिटीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो हमारी आम जिंदगी में जो है ना मौजूद होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, व्हीकल है, एनिमल है, ठीक है, बर्ड्स हैं। तो ये वो एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या जो रियल वर्ल्ड में मौजूद है। सही है। ओके जी, लास्ट हमारा एमसीक्यू आज का है, टेली प्रोसेसिंग इज अ सब टाइप ऑफ। टेली प्रोसेसिंग जो है ना वो मल्टी यूज़र डेटाबेस की जो है ना सब टाइप है। आपके हैंडआउट से मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ। मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम में आप देखें तो टेली प्रोसेसिंग है, फाइल सर्वर्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्लाइंट सर्वर भी हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम्स की। तो टेली प्रोसेसर जो है, प्रोसेसिंग जो है उनमें से एक है। और इसमें होता क्या है इसकी डिटेल आपने खुद पढ़ लेंगे सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकता है कि
कि मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम के बाद कोई से 3 जो है ना नाम लिखें या उनमें से किसी एक को डिस्कस करें। तो आपने वो देख लेना है जो मशहूर हैं इनमें, वो क्लाइंट और सर्वर जो है वो आजकल चल रहा है। तो आप इन तीनों को देखें, इनको पढ़ें और समझें कि इनमें फ़र्क क्या है। सही है। तो इसके साथ जी हमारी आज की ये जो वीडियो है ना वो अख्ताम को पहुंची, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कंसेप्ट्स कवर कराऊँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, अपने कैंपसेस में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट टू सपोर्ट अस, ताकि हम मज़ीद जो है वीडियोस और कंटेंट जो है अपने चैनल पे डालते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।